तो हम यहाँ बात करने वाले हैं विधि की अवधारणा की। और विधि की अवधारणा में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है स्वामित्व। तो स्वामित्व से हम क्या समझते हैं वो देखते हैं। तो स्वामित्व क्या है? किसी वस्तु पर विशिष्ट कानूनी अधिकार स्वामित्व कहलाता है। इस अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन रोम कानूनों से हुई है। वहाँ स्वामित्व को डोमिनियन व कब्जे को पॉजेसियो कहा जाता था। भारतीय डेफिनेशन के अनुसार देखें तो स्वामित्व किसी वस्तु या संपत्ति पर कब्जे का अधिकार है, कानूनी या वैधानिक अधिकार है, जिसमें निम्न शामिल है: स्वयं वस्तु का उपयोग करना, दूसरों को उपयोग से रोकना, वस्तु के व्ययन मतलब विक्रय का अधिकार व वस्तु को नष्ट करने का अधिकार। ये 4 चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है। मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार है, ब्रह्म पुराण के अनुसार 7 प्रकार है इसके। ऑस्टिन के विचार में स्वामित्व क्या है? किसी वस्तु पर ये जो स्वामित्व है एक प्रकार का अधिकार है। तो किसी वस्तु पर ऐसा अधिकार जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, मतलब कोई निश्चित उपयोग नहीं है, चाहो जो तुम उपयोग कर सकते हो। उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बाधित और अवधि की दृष्टि से असीमित, है ना। तो उपयोग की दृष्टि से तो अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बाधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है। ये है ऑस्टिन की परिभाषा। आलोचना क्या है इसमें? कि स्वामित्व अधिकार नहीं है बल्कि अधिकारों का समूह है। व्ययन का अधिकार अनिर्बाधित नहीं है ना, उसको रोका जा सकता है व्यय के अधिकार को। स्वामित्व अवधि सीमित नहीं है, असीमित नहीं है। स्वामित्व की अवधि भी क्या होती है? असीमित नहीं होती, है ना। सरकार चाहे तो ले सकती है और 99 साल के लिए लीज पर होता है ये। फिर सामंड के अर्थों में स्वामित्व क्या है? तो ऑस्टिन ने स्वामित्व को भौतिक वस्तु तक सीमित रखा, जबकि सामंड ने इसको अधिकार के रूप में देखा है। सामंड ने स्वामित्व की निराकार परिकल्पना की परिभाषा दी है। स्वामित्व सामंड के अनुसार क्या है? कब्जे का अधिकार व उपयोग का अधिकार है, व्ययन का अधिकार है, असीमित काल के लिए स्वामित्व का अधिकार है, अवशिष्ट अधिकार इसमें शामिल है, और किसी वस्तु पर स्वामित्व व्यक्ति व वस्तु के मध्य वास्तविक संबंध को दर्शाता है। किसी वस्तु पर जो स्वामित्व है वो क्या है? व्यक्ति व वस्तु के मध्य वास्तविक संबंध को दर्शाता है स्वामित्व। फिर आलोचना क्या है? स्वामित्व वस्तु का होता है, अधिकार का नहीं, है ना। स्वामित्व हमेशा किसका होता है? वस्तु का। अधिकार का स्वामित्व नहीं होता। स्वामित्व का निराकार स्वरूप को मानना कठिन है। स्वामित्व को अपन ऐसा निराकार मतलब कल्पना नहीं कर सकते स्वामित्व को क्या माना जाए। भाई किसी भौतिक वस्तु पर अपन अधिकार करते हैं तभी उसको मानते हैं कि यार ये मेरे उसमें है, कंट्रोल में है, ऐसा। हॉलैंड व हर्बर्ट के अनुसार स्वामित्व क्या है? तो हॉलैंड के अनुसार किसी वस्तु पर संपूर्ण नियंत्रण, कब्जा, उपयोग व व्यय का अधिकार है। हर्बर्ट के अनुसार स्वामित्व में 4 चीज़ें शामिल है: स्वयं वस्तु का प्रयोग, अन्य वस्तुओं को उपयोग से रोकना, वस्तु के व्ययन का अधिकार, वस्तु को नष्ट करने का अधिकार। ये है स्वामित्व किसके अनुसार? हर्बर्ट के अनुसार। फिर देखते हैं भारतीय अवधारणा, पश्चिमी अवधारणा। पश्चिमी अवधारणा क्या बोलती है? साकार व निराकार स्वामित्व की अवधारणा है। पश्चिमी अवधारणा है साकार व निराकार स्वामित्व की अवधारणा। भारतीय अवधारणा है संपूर्ण व सीमित स्वामित्व की अवधारणा। भारतीय अवधारणा क्या है? संपूर्ण स्वामित्व या सीमित स्वामित्व। और पश्चिम में क्या है? वैधानिक हक के बजाय संपूर्ण अधिकार को महत्व देते हैं, संपूर्ण अधिकार को। और भारतीय अवधारणा में वैधानिक हक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी अवधारणा में धोखे से स्वामित्व लेने पर दंड का प्रावधान बाद में जोड़ा इन्होंने। और मनुस्मृति में तो है ही सरी, धोखे से स्वामित्व लेने पर दंड का प्रावधान है। फिर स्वामित्व की विशेषता क्या है? स्वामित्व पूर्ण व निर्बाधित हो सकता है। स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वस्तु के स्वामी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। संपत्ति के स्वामी की मृत्यु होने पर स्वामित्व समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई तो वो ख़त्म हो गया, नहीं, उसके पीढ़ी को, उसके बेटे बेटी उनको मिल जाएगा। पागल, जड़, अवयस्क द्वारा स्वामित्व का प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। कोई पागल है, अवयस्क, वो स्वामित्व का प्रयोग नहीं कर सकता। इसका अनुचित व्यय नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सट्टा, धोखाधड़ी ऐसा कुछ करके ले लिया हो।
स्वामित्व वाली वस्तु का उपयोग किसी को चोट या नुकसान पहुंचाने में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने किसी को चोट नुकसान पहुंचा दी, वो पॉसिबल नहीं है। फिर स्वामित्व के प्रकार बताओ। तो स्वामित्व के प्रकार देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। टीवीएस लाख मतलब टीवीएस कितनी की आती है? लाख की। तो टी से है ट्रस्टेड और बेनिफिशियल स्वामित्व। फिर वी से है वेस्टेड और कॉन्टिजेंट। एस से है सोल और को ओनरशिप। लाख लीगल और इक्विटेबल। ए से है एब्सोल्यूट और लिमिटेड। सी से कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। ठीक है, चलो अब पहला देखते हैं ट्रस्टेड और बेनिफिशियल, मतलब न्यास व लाभकारी स्वामित्व। न्यास स्वामित्व क्या कहता है? स्वामित्व का उपयोग लाभ के लिए नहीं कर सकते। सीमित स्वामित्व के प्रबंधन का अधिकार होता है हमेशा, है ना। इसका प्रयोग लाभ के लिए नहीं कर सकते, इसके सीमित स्वामित्व प्रबंधन का अधिकार होता है। लाभकारी स्वामित्व, स्वामी स्वामित्व वाली वस्तु का उपयोग लाभ के लिए कर सकता है। फिर है वेस्टेड और कॉन्टिजेंट, इसमें होता है निहित व संभाव्य स्वामित्व। मतलब निहित या संभाव्य स्वामित्व क्या होता है? जब स्वामित्व सही व तत्काल मिल जाए, जब स्वामित्व सही और तत्काल मिल जाए तब तो निहित। और संभाव्य मतलब किसी शर्त के पूरा होने पर आपको स्वामित्व मिले। जैसे एग्जांपल कि तू अच्छा नंबर ले आएगा तो तेरे को एसी लगा देंगे, तो तुम्हारा एसी का स्वामित्व आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वैसा। फिर है सोल एंड को ओनरशिप स्वामित्व, एकल व सह अस्तित्व स्वामित्व। एकल स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व का अधिकार एक ही व्यक्ति में होना, एक ही व्यक्ति के पास अधिकार, ये एकल। को ओनरशिप स्वामित्व का अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों के पास होना। फिर है लीगल, विधिक या सामयिक स्वामित्व। विधिक है यानी कानूनी रूप से किसी वस्तु का अधिकार मिलना। और सामयिक या इक्विटी स्वामित्व क्या है? इक्विटी के नियम के अनुसार स्वामित्व मिलना, मतलब जो इक्विटी के नियम होते हैं जो भी हैं कि भाई शेयर वगैरह में, उस प्रकार से उसके अनुसार स्वामित्व मिलना आपको। फिर आता है एब्सोल्यूट और लिमिटेड। एब्सोल्यूट यानी पूर्ण स्वामित्व, इसमें क्या होता है? बिना किसी शर्त के वस्तु के उपयोग, उपभोग, कब्जे व व्ययन का अधिकार। बिना किसी शर्त के वस्तु का उपयोग कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो, कब्जा कर सकते हो, व्यय का अधिकार, ये संपूर्ण। फिर सीमित स्वामित्व में क्या है? सीमित उपयोग, सीमित कब्जे व व्ययन का अधिकार, सारी चीज़ें क्या है? सीमित है, उसका अधिकार। फिर है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, इसमें क्या होता है? मूर्त और अमूर्त स्वामित्व। ये क्या चीज़ है? मूर्त स्वामित्व और अमूर्त स्वामित्व। किसी भौतिक वस्तु पर स्वामित्व जो है ना, ये मूर्त है। और अमूर्त किसी अधिकार पर स्वामित्व होना, मतलब किसी भौतिक वस्तु पर न होकर किसी अधिकार पर, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार। तो क्या भौतिक संपदा अधिकार को आप टच कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो ये क्या है? अमूर्त स्वामित्व है। फिर आता है कब्जा। तो कब्जे का अर्थ क्या है? कब्जे का वास्तविक अर्थ है किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण स्थापित करना। कब्जा वास्तविक स्वामी के सिवाय संपूर्ण विश्व के विरुद्ध हक होता है ना। तो वास्तविक स्वामी के सिवाय संपूर्ण विश्व के विरुद्ध क्या होता है? उसका हक होता है। कब्जा विधि का 9वां अंक माना जाता है। दीर्घकालिक कब्जा चिरभोग द्वारा स्वामित्व निर्माण करता है। मतलब क्या है कि दीर्घकाल के लिए किसी वस्तु को अपने पास रखते हो तो वो क्या बन जाएगी? आपका स्वामित्व आ जाएगा उसके ऊपर। फिर देखो सामंड के अनुसार किसी वस्तु व व्यक्ति के बीच निरंतर व वास्तविक संबंध है। किसी व्यक्ति व वस्तु के बीच निरंतर व वास्तविक संबंध, अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति के साथ निरंतर संबंध में रहती है तो वो उस पर कब्जा हो जाता है। पॉलक के अनुसार क्या है? वस्तु पर भौतिक नियंत्रण ही कब्जा है। सेवेनी के अनुसार क्या है? कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा भौतिक बल के आधार पर अन्य व्यक्ति को कब्जाहीन वस्तु के उपयोग व उपभोग से वर्जित रखना, है ना। तो कब्जाधारी जो व्यक्ति है बल के आधार पर अन्य व्यक्ति को क्या करे? जो वस्तु है कब्जाहीन वस्तु, उसके उपभोग व उपभोग से वर्जित रखे। ये है सेवेनी के अनुसार। फिर कब्जे के तत्व बताइए। कब्जे के तत्व का क्या मतलब है? कि वस्तु पर भौतिक नियंत्रण व ऐसे नियंत्रण को बनाए रखने की इच्छा का द्योतक है कब्जा। भौतिक तत्व क्या है? पहला आवश्यक तत्व है कब्जे का काय। कब्जे का काय मतलब फिजिकल होना चाहिए। फिर मानसिक तत्व है। दूसरा तत्व धारणाशय, मतलब किसी वस्तु का कब्जा धारण करने की मानसिक इच्छा।
तो पहला तो क्या है, भौतिक नियंत्रण, और दूसरा ऐसे नियंत्रण को बनाए रखने की इच्छा। ये है कब्जे के तत्व। कब्जा स्थापित करने के तरीके क्या क्या है? देखो, कब्जा स्थापित करने के तरीके क्या है? सबसे पहले तो होता है एक पक्षीय कब्जा, जब बिना सहमति लिए अकेले ही कब्जा स्थापित कर दें, एक पक्षीय। फिर होता है द्विपक्षीय, इसमें दोनों पक्षियों की सहमति से कब्जा होता है। कब्जा अर्जित करने के तरीके बताइए। ग्रहण द्वारा, परिधान द्वारा और विधि के प्रवर्तन द्वारा। ग्रहण द्वारा मतलब पूर्ववर्ती कब्जाधारी की अनुमति के बिना कब्जा प्राप्त कर लेना। कोई प्लॉट खाली पड़ा है, आपने उस पर अधिकार कर लिया, मकान बनाने लग गए। परिधान द्वारा वस्तु का कब्जा पूर्व कब्जाधारी की सहमति व सहयोग से प्राप्त करना। फिर है विधि के प्रवर्तन द्वारा, किसी वस्तु का जो कब्जा है पूर्णतः कानूनी रूप से प्राप्त करना। विधि के प्रवर्तन से किसी वस्तु का कब्जा प्राप्त करना, ठीक है। अब कब्जे की विशेषता क्या है? कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया उदाहरण है। मतलब जैसे अपन देखते हैं कि वो चीज़ उसके पास है, अपन सोचते हैं उसी की होगी, उसी का स्वामित्व होगा उसके ऊपर, तो स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। कब्जा करने के लिए भौतिक नियंत्रण आवश्यक है। कब्जा करने के लिए भौतिक नियंत्रण के साथ साथ इच्छा का होना आवश्यक है। कब्जे को विधि का 9वां अंक माना जाता है। कब्जा बनाए रखने के लिए दूसरों को उससे अपवर्जित रखना आवश्यक है, मतलब दूसरों को रोकना है उससे, ठीक है। फिर चलो आओ कब्जे के प्रकार। मूर्त व अमूर्त कब्जा। मूर्त कब्जा क्या है? किसी भौतिक वस्तु पर कब्जा, मकान, भूमि, वाहन। अमूर्त कब्जा अमूर्त वस्तु पर, जैसे यानी बौद्धिक संपदा पर। फिर है तात्कालिक या मध्यवर्ती कब्जा, मतलब ऐसा कब्जा जो स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर कब्जा अर्जित करना, जैसे पुस्तक खरीदना, तत्काल रूप से खरीदी और हो गया। मध्यवर्ती कब्जा, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कब्जा प्राप्त करना, जैसे कि भाई किसी को भेज के चीज़ मंगाई, वो कब्जा। फिर है तथ्यत और विधिक कब्जा। तथ्यत कब्जा क्या है? वस्तु पर भौतिक नियंत्रण। और विधिक कब्जा क्या है? विधिक के अंतर्गत कब्जे का अधिकार, कानूनी रूप से। फिर है समवर्ती कब्जा, वस्तु पर 2 या अधिक व्यक्ति द्वारा एक साथ कब्जे का दावा करना। वस्तु पर क्या करना? 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ कब्जे का दावा करना समवर्ती कब्जा है। और प्रतिकूल कब्जा क्या है? अन्य पर्सन के स्वामित्व का अतिक्रमण करके उसे स्वामित्व से बहिष्कृत करने के उद्देश्य से कब्जा करना, ये है। फिर कब्जा व स्वामित्व में संबंध बताइए। तो कब्जा क्या है? स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। स्वामित्व व कब्जे दोनों में वस्तु पर अधिकार होता है। स्वामित्व को स्थानांतरित करने पर कब्जे को स्थानांतरित करना आवश्यक है ना। पहले कब्जा स्थानांतरित होगा तभी तो स्वामित्व स्थानांतरित होगा। अब अंतर क्या है दोनों में? तो स्वामित्व हमेशा वैधानिक होता है, कब्जा वैधानिक नहीं होता। कब्जा एक भौतिक नियंत्रण है। स्वामित्व के अंतरण के लिए विधिक प्रक्रिया आवश्यक है, इसके लिए विधिक प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। स्वामित्व में सभी अधिकार संकलन, कब्जे में उपयोग व उपभोग का अधिकार संकलित। स्वामित्व में वैधानिक मान्यता है, कब्जे में नियत व नियंत्रण है। स्वामित्व विधिक अधिकार है और ये क्या है? एक वास्तविक स्थिति है सिर्फ। स्वामित्व में कब्जे का अधिकार होता है, लेकिन कब्जाधारी को हमेशा स्वामित्व में कब्जे का राइट नहीं मिलता। ऐसा थोड़ी कब्जा ले लिया तो आपने लीगली रूप से आप स्वामित्व हो गया, ऐसा नहीं है। स्वामित्व सही व नियमानुसार प्रक्रिया है, कब्जा गलत प्रक्रिया है और गैरकानूनी है। और भौतिक नियंत्रण स्वामित्व की अवधि डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन भौतिक नियंत्रण कब्जे की अवधि डिसाइड कर सकता है। अगर भौतिक नियंत्रण है तो बोलेंगे कि भाई अगर जितनी देर तक आपका भौतिक नियंत्रण है उतनी देर क्या रहेगा? आपका कब्जा रहेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब फिर आता है दायित्व। क्या आता है? दायित्व। दायित्व क्या होता है? सामान्य विधि अर्थों में कहा जाए तो सामान्य के अनुसार दायित्व क्या है? आवश्यकता का वह बंधन जो दोषकर्ता व दोष के उपचार के मध्य होता है। आवश्यकता का वह बंधन जो दोषकर्ता व दोष के उपचार के मध्य होता है, वो क्या कहलाता है? दायित्व कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है? सिंपल सा बोले तो किसी भी कार्य या चूक के लिए किसी को उत्तरदायी बनाना, ये क्या है? दायित्व। दायित्व के प्रकार क्या है? प्राथमिक दायित्व,
वह दायित्व जिस व्यक्ति के लिए व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो। फिर है द्वितीयक दायित्व। जब प्राथमिक रूप से उत्तरदायित्व व्यक्ति अपने कर्तव्य बाध्यता को पूर्ण करने के लिए असफल रहता है तब ये उत्पन्न होता है, मतलब जिसका दायित्व था वो फेल हो गया तब ये उत्पन्न होगा। फिर आगे आता है सीमित दायित्व। इस प्रकार के दायित्व में व्यक्ति की जवाबदेही सीमित होती है। इस प्रकार के दायित्व में क्या होती है, व्यक्ति की जवाबदेही सीमित रहती है। और संयुक्त दायित्व, जब एक से ज़्यादा व्यक्तियों को किसी कानूनी बाध्यता के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो वो संयुक्त दायित्व कहलाता है। फिर आता है पूर्ण दायित्व। जब व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है तो इसे पूर्ण दायित्व कहते हैं। पृथक दायित्व, जब व्यक्ति किसी संस्था या निकाय में पृथक रूप से अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी रहता है तब इसे क्या कहते हैं, पृथक दायित्व। ठीक है। फिर प्रातिनिधिक, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए उत्तरदायी अगर रहे उसको बोलेंगे प्रातिनिधिक दायित्व। ठीक है। अब आता है व्यक्तित्व। दायित्व एक बार और देख लेते हैं। दायित्व क्या है, आवश्यकता का वह बंधन है जो दोषकर्ता व दोष के उपचार के बीच होता है। ठीक है। अब देखते हैं व्यक्तित्व। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार विधि द्वारा निर्मित एक इकाई है जिस पर विधि अधिकार व कर्तव्य आरोपित करती है। व्यक्तित्व क्या है, विधि द्वारा निर्मित एक इकाई है जिस पर विधि क्या करती है,